नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा विधानसभा में साल 2024-25 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। आखिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा का जवाब दिया, जिसमें सीएम ने कई बड़े दावे भी किए। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 फरवरी को साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया था, जो चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी खींचतान देखने को मिली। तो वहीं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बारी आई तो उन्होंने विधायकों की तरफ से उठाए गए एक एक सवाल का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चुनाव को देखकर कोई बजट नहीं बनाते, हमारा बजट चुनावी बिल्कुल भी नहीं। ये प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के कल्याण का बजट है, जिसमें बिना किसी भेदभाव और बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाग्रह के सबके कल्याण की चिंता की गई है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी बताया कि जितने काम पिछली सरकार में छूट गए थे उन्हें भी पूरा किया गया। वर्तमान सरकार में न केवल पिछले कार्यों को पूरा किया बल्कि मौजूदा वक्त की घोषणाओं को भी पूरा करने का काम किया गया है। कभी भी गवर्नमेंट जो है आइसोलेशन में काम नहीं कर दी कि एक गवर्नमेंट ने कोई काम किया उसके बाद वो सारा समाप्त हो गया और उसके बाद अगली गवर्नमेंट सारा कुछ नए सिरे से करती है। ऐसा नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उस समय छूटे रहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उन कामों को पूरा करती है। कुछ काम पहले की घोषणाएं होती हैं, उनको दूसरी गवर्नमेंट आके पूरा करती है। ये अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं बहुत पहले घोषणाएं करती हैं, अपने समय में पूरा कर ही नहीं पाती हैं, तो उसके लिए फिर अगले आने वाली गवर्नमेंट उसको भी शुरू करती है। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने काम पहले छूटे हुए थे उनको हमने अपनी कोशिश पूरी करके उनको पूरा किया और इस 10 साल में बहुत से नए काम उन्हें शुरू किए, उसका भी हमने उद्घाटन किया है। आज भी बहुत से काम ऐसे हैं जो नई घोषणाएं हैं, उनको भी आगे हम पूरा करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। लेकिन इस बजट सत्र में विपक्ष ने भी जिस प्रकार की चर्चा की उसमें बार बार कुछ जुमले दोहराए गए कि बजट में कुछ नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ ऐसी बातें की है। इतना ही कहूंगा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। बेहतर तो होता कि जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको इस ढंग से रखते कि हम उनको दूर कर पाते, क्योंकि विपक्ष का काम है आलोचना कर सकते हो और वास्तव में कुछ सरकार की कमी रहे तो उसको कुछ सुनने को मिल जाए तो हम उसको सुधार करने के लिए भी काम करेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन बार बार बेसिर पैर की आलोचना, हमने एक बात शुरू में से कही कि हम अपने समय में फिजूल खर्ची ये नहीं होने देंगे, हम केवल बंदरबाट नहीं होने देंगे, विकास की बात करेंगे। और विकास में भी अंडरलाइन ये है जो पहले आज तक होता रहा कि डिमांड बेस्ड बातें होती रही। हम जो खर्च करते हैं वो डिमांड बेस्ड नहीं करते, हम नीड बेस्ड करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं। अगर जरूरतें बताई जाएंगी तो निश्चित रूप से उसका असर काम करेंगे, लेकिन मांगने के लिए हमारे यहाँ ये दे दो, हमारे यहाँ वो दे दो, हमारे यहाँ ये दे दो, हमने बहुत विषयों पर अलग अलग विषयों की मैपिंग कराई है कि प्रदेश के किस कोने में किस चीज की आवश्यकता है। जहां आवश्यकता है आवश्यकता पूरी करेंगे, की तरह नहीं कि जिसके हाथ में जो लग गया उसने अपने अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवा लिए तो मेरे अपने इलाके में बनवा लिए, स्टेडियम बनवाए तो मेरे अपने इलाके में बनवा लिए, सड़कें बनवाई तो सिर्फ अपने इलाके में बनवा ली, क्योंकि उस समय जाना जाता था, माना जाता था कि ये इलाका फला आदमी का इलाका है और उसका ये डिपार्टमेंट है, उसमें अपने डिपार्टमेंट में आते ये सब करेंगे। यानी प्रदेश की बजाय किसी एक जिले को प्रदेश मानकर के काम करने की संस्कृति ये जो थी उसको हमने समाप्त किया है। पूरे हरियाणा में सम्यक विकास, हरियाणा में एक,
इस आधार पर लगातार 10 साल हम चले और हमने तो बिना मांगे विपक्ष के, बिना बताए, बिना कहे बहुत सी योजनाएं तो ऐसी चलाई कि ये योजना हर विधानसभा क्षेत्र में पूरी होगी। चाहे वो साल के यानी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ही हर विधायक को 5 करोड़ रुपए का काम दिए, चाहे हमने लोकसभा के सांसदों को भी ये कहा कि आप भी 10-10 करोड़ के काम दे दीजिए, चाहे हमने सड़कों की बात कही, चाहे हमने खेत खलियान रास्तों की बात कही, हमने कोई चीजों में ऐसे नहीं किया कि केवल एक क्षेत्र में होगा बाकी में नहीं होगा। आज भी साइज के हिसाब से अंतर हो सकता है कि अभी ये बड़े गांव हैं, इन्हें पहले कर दें, ये थोड़ा मध्यम गांव है इसके बाद करेंगे, ये छोटे गांव से बाद में करेंगे, क्योंकि वो लोकेलिटी का विषय है। शहरों में भी कोई काम पहले नगर निगमों में किया जाता है, उसके बाद परिषदों में किया जाता है, फिर नगर पालिकाओं में किया जाता है। तो हमने सैद्धांतिक तरीके से ही ये सब किया है। एक बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने माना था चुनावी साल है और इस बार बजट लोक लुभावना बजट होगा, चुनावी बजट होगा, जनता को ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा बजट वही आवश्यकता के अनुसार होता है। चुनावी बजट के नाते चुनाव में जनता को लुभाने का बजट ना पहले किया ना अब किया, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है जो इन्होंने आलोचना की कि हमारी आलोचना रही है कि बड़ा चुनावी जुमला था, ये कुछ चुनावी बजट था, क्योंकि आपने इसे माना है और किसी ने भी नहीं कहा है इस प्रकार का कोई, न तो किसी मीडिया में आया है, न किसी विपक्ष ने कहा है, न किसी व्यक्ति ने कहा है, ये तो चुनावी लफाफेबाजी है। हमने चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, जनता की आवश्यकता को ध्यान में रख करके बजट किया है। और यदि जनता को विश्वास हो गया कि नहीं ये सरकार सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है, तो फिर हमें चुनाव में प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। जनता अपने आप निर्णय करेगी कि हमको अगली सरकार कौन सी लानी है। और मैं तो आपको अपना दावा कर चुका हूं कि 2050 तक ये सरकार बीजेपी की रहेगी, ये रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों के हिसाब से केवल कुछ जिले नहीं बल्कि हरियाणा एक हरियाणी एक के सिद्धांत पर सरकार काम कर रही है। हर विधायक को 5 करोड़ और हर एमपी को 10 करोड़ रुपए के काम करवाने का भी प्रावधान किया गया है। और आज पिछले 2 साल का जो रिवाइज एस्टिमेट 23-24 का है उसमें 0.65% है और वर्तमान का एस्टिमेटेड है 0.9%। और मैं विश्वास दिलाता हूं जब ये फाइनल आंकड़े आ जाएंगे 1 से नीचे ही रहेगा, तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में लगातार सुधार कर रहे हैं। ये बात ठीक है, ये जीरो आना चाहिए, ये अपेक्षा है, लेकिन एक साथ नहीं आ सकता। एक साथ लाने में फिर हमें कहीं ना कहीं विकास की दर को रोकना पड़ेगा। तो इसलिए हम 1.90 से अगर 0.65 पिछले परसेंट और इस बार 0.9% पर अगर हैं, तो हम 1 से नीचे आए हैं। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको और भी कम करें। का काम पैसा रहेगा आपके 17,000 करोड़ आपका डेफिसिट है। नहीं, मैं परसेंटेज देखिए, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू तो लगातार बढ़ेगी क्योंकि हमारा जीएसडीपी बढ़ रहा है और जीएसडीपी जब बढ़ता है तो उसके 3% के हिसाब से होता है। अगर परसेंटेज में कोई दिक्कत आती है, अगर आप लोगों को शिक्षा शास्त्री के नाते विचार करना हो तो आपको परसेंटेज में ही करना चाहिए। अब मान लो हम अगर बहुत आगे बढ़ गए डेवलपमेंट में तो कर्ज भी ज्यादा आएगा, इनकम हमारी बढ़ गई, रेवेन्यू हमारा बढ़ गया तो कर्ज भी ज्यादा होगा। हम कर्ज को रोक नहीं सकते वहां। और फिर जिस प्रकार के ज्यादा नहीं, 1-2 बातें मैं जरूर उदाहरण के तौर पर रखूंगा। जीएसडीपी का मैंने बताया कि जीएसडीपी 2014-15 में 4,37,000 करोड़ थी, जो अब 2023-24 में 10,95,000 है, 2.5 गुना ज्यादा। और ये आंकड़े हमारे नहीं होते हैं, ये जीएसडीपी आप जीएसडीपी देखो ना, आंकड़े देख लो आप। 2005 में कितनी थी? 1,08,000 करोड़ और 2014 में कितनी पहुंची? 4 लाख। तो कितना हो गया? 5 टाइम। और आपके टाइम में 4 लाख से 10 पहुंची है, 10 लाख। तो 2.5 गुना बढ़ी ना। हमारे पीरियड में तो बढ़ी 5 गुना, आपके पीरियड में बड़ी 2.5 गुना। मैं इसका जवाब देखो ना, मैं इसका जवाब वो देखो आप। देखिए, हरियाणा जब आजाद हुआ, हरियाणा आजाद क्या, हरियाणा जब बना, हरियाणा जब नहीं मैं बताता हूं, हरियाणा जब बना आजाद, वो गलती से निकल गया, शब्द वापस लेता हूं। हरियाणा जब बना, देश की आजादी के समय की बात निकल जाती है, लेकिन हरियाणा जब बना 1966 में,
तो हम तो जीरो से ही शुरू हुए थे, और जब जीरो से शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में स्कोप बहुत अच्छा होता है बढ़ने का। जितना 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 आगे समय बीतता है उतना उतना उसमें स्क्वीज लगता है। इसलिए आपका वो जो शुरू का 10 साल का बता रहे हैं 2001 से लेकर के और 2014 तक, चलो 5 से 14 तक उसमें पीरियड की आपकी गवर्नमेंट है ना, उतने पीरियड की बता रहा हूं मैं, उसमें स्कोप बहुत था। आज धीरे धीरे बता रहा हूं मैं 2001 का नहीं। उस समय महंगाई की दर जिस स्पीड से बढ़ती थी, आज वो महंगाई की दर स्पीड से नहीं बढ़ रही। और ये प्रदेश में जितना महंगाई की दर बढ़ेगी देश में प्रदेश में, उसका जो एक आंकड़ा होता है वो होता है ये सैलरी के ऊपर का डीए से हम अनुमान लगा सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में 2006 से 16 कोई जो एम्प्लॉइज का हिसाब जानते होंगे उनको मालूम है कि 10 साल में डीए का रेट कितना बढ़ा था, लगभग 125% के आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, 100% से ज्यादा था। अभी 2016 के बाद 2024 कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल में अभी बढ़ा है 48%। अगर 3% का और भी हम बढ़ा लें तो बहुत होगा, तो 60%, 62%, 65%, 70% एट द मोस्ट। लेकिन पिछले 10 साल में डीए कितना बढ़ा, 125%। अब जितना महंगाई बढ़ती है उतना ही आपके जीएसडीपी का रेट यानी आंकड़ा भी बढ़ता है। तो ये सीधा सीधा किसी भी चीज के कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी है। तो इसलिए अगर आप उस आंकड़े पर जाएंगे तो बहुत ही एक भयानक दृश्य खड़ा होगा। कुल मिलाकर अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपने बजट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो मूल फोकस है वो फोकस है कि हर परिवार का मुखिया पाई पाई को परिवार के भलाई के लिए लगाता है। हमारा 1,89,000 करोड़ रुपया है। हम परिवार के भलाई के लिए पाई पाई का हिसाब ठीक रखते हैं और उसकी प्रायोरिटीज तय करते हैं। हमने प्रायोरिटीज, जैसे कल बजट भाषण में मैंने कहा था, 4 अक्षरों का एक शब्द बनाया था, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। सब बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर हर वर्ग की हम सहयोग और सहायता कर रहे हैं, उससे हमारा हर वर्ग वो संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी हर एक वर्ग में मूल भावना है कि अंत्योदय को पहले रखा जाए। अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार का व्यक्ति, यानी परिवार या समाज का जो अंतिम इकाई पर व्यक्ति, उसको गरीब कह सकते हैं, उसका भलाई पहले हमने की है। बहुत विषय आया कि आपने एससी की बात नहीं की, बीसी की बात नहीं की। हम कहते हैं एससी और बीसी, अगर इसका आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, हमारा जो पैरामीटर है बीपीएल का, उस पैरामीटर में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग आता है तो एससी बीसी ही आएगा। जब कभी ये 1,20,000 रुपए का पैरामीटर पिछली सरकारों के समय था, जिसको एससीसीसी डाटा, इसके हिसाब से उसको आंका गया था, उसमें 15 लाख परिवार थे हरियाणा में। फिर बाद में जब ये शुरू हुआ, कौन सा स्वास्थ्य की योजना, आयुष्मान शुरू हुआ, तो उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए और उनको बुलाया गया या उनको ढूंढा गया, 9.5 लाख परिवार हमको मिल पाए, 5 लाख परिवार तो उस श्रेणी में मिले ही नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा के दौरान जहां सभी विधायकों के उठाए गए सवालों का जवाब दिया, तो वहीं बजट की विशेषताएं भी बताई। और सदन में सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले जहां 14 लाख परिवारों तक कुछ बीपीएल की योजनाएं पहुंचती थी, वहीं आज 34 लाख से अधिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार के संसाधनों पर पहला हक गरीब का। हालांकि बजट पर चर्चा के दौरान बीच बीच में जोरदार हंगामा देखने को मिला, लेकिन सीएम मनोहर लाल के जवाब के बाद हरियाणा का आम बजट विधानसभा में पारित हुआ। सीएम मनोहर लाल ने बजट सेशन के दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब सरकार के सभी विभागों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। ये रिपोर्ट आप देखिए।
सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 27% आरक्षण का विशेष ध्यान रख रही है। ये तमाम बातें विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है। मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 219 युवाओं के इजरायल में रोजगार के लिए चयन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें वेतन के रूप में 1 लाख से ज्यादा रुपए मिलेंगे। इजरायल के लिए 8,169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ है। फिर भी इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं कि जो रिजर्वेशन है, जो उन्होंने पूछा कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस की रिक्रूटमेंट का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें एनुअल तौर पर जितनी भी भर्ती होती है उसकी पिछली भर्तियों में अगर ये परसेंटेज पूरी होती है 20% तो उसका हिसाब लगा करके और आगे की भर्ती की जाती है। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसके नेक्स्ट जो भी, पहली बात तो ये भर्ती नहीं है, ये एक प्रकार की डिप्लॉयमेंट है, यानी डिप्लॉयमेंट यानी टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट जो 1 साल के लिए की जाती है और उसके बाद कोई निश्चित अंक नहीं होता कि कितने लोगों को उसमें डिप्लॉय करना है। जैसे आवश्यकता आती रहती है, 2 आती है, 10 आती है, 20 आती है, साथ-साथ करते हैं। अगर पिछले में 20% अथवा 27% जो बैकवर्ड क्लास की है और क्लास की 20% से कम रहती है तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसमें पहले से पर्याप्त है तो फिर नॉर्मल भर्ती हो जाती है, अगली भर्ती में उसको फिर पूरा करते हैं। आज की स्थिति में BCA 16% की आवश्यकता होती है, 15.64% इस समय जो नई भर्ती हुई है वो इसके अंदर उपस्थित है। नई भर्ती में 0.36 इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही BCB में 11% की आवश्यकता होती है, वहां 11.4 पहले से है। देखा जाए तो दोनों टोटल मिलाकर के 27.04 ये पहले से इसके अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार SC में SC का आंकड़ा इसमें भी नहीं आया है। हाँ, SC में 20.63% आज के समय जो भर्तियां हुई है उसके अंदर पहले से प्रावधान किया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम मान लो इसका कोई नोटिफाइड इस प्रकार का कोई प्रोविजन करते हैं तो फिर हर भर्ती में अलग अलग करने के बाद उसकी भर्तियां संभव ही नहीं हो पाती हैं। एश्योरेंस यही है कि हर समय इसको पैरेलली देख करके उसको 20% और 27% दे दिया जाता है। महोदय, जहां तक सरकारी डिप्लॉयमेंट के अलावा बाकी चीजों का भी हमने इसमें ओपन किया है, क्योंकि ये एक फैसिलिटेटिंग एक कौशल रोजगार निगम है कि अगर प्राइवेट को भी चाहिए तो वो यहाँ से सुविधा ले सकता है, हमको बता सकता है कि हमको इतने लोग चाहिए। हमारे पास जो डाटा है, जो रजिस्टर्ड डाटा है, उसमें से हम ऑफर करते हैं। ऑफर लेटर होता है, वो बाद में रखने का काम, न रखने का काम ये संबंधित संस्थान का होता है। वो उनको रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो हाँ, जब वो रखते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इन लोगों को रख लिया गया है, क्योंकि उसका कोई कमीशन 1% का रखा हुआ, वो 1% का कमीशन वो जमा करा देते हैं। और नहीं रखते हैं तो भी उन्हीं की मर्जी है। अल्टीमेटली ये तो एक फैसिलिटेशन सेंटर है। किसी ने मांगा कि हमको इतने नाम चाहिए, हम उनको उतने नाम देते हैं, उसमें रखना ना रखना है उनका काम है, हमारा नहीं है। जहां तक डिपार्टमेंट के नाते से है, डिपार्टमेंट रिक्वेशन देता है। अभी तक ये था कि रिक्वेशन देने के बाद हम उनको डिपार्टमेंट को एक रेफर देते थे कि इतने लोगों को हमने इसमें से चयन करके रैंकिंग के हिसाब से और ये आपको भेज रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कराइए। उसमें बहुत डिपार्टमेंट उस समय तक, क्योंकि समय का गैप ज्यादा होने के कारण से उनकी आवश्यकता कभी कभी कम हो जाती थी या कोई रेगुलर नौकरी आ जाती थी, उसकी इंफॉर्मेशन HKRM के पास नहीं होती थी। अब HKRM के पोर्टल को सीधा सीधा डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है कि जैसे ही उनकी कोई रिक्वेशन देरी से मानो बदलाव भी करना चाहते हैं तो HKRM को पता लगेगा। HKRM लेटेस्ट जो उनका रिक्वेशन है उसके हिसाब से भर्ती करके उनको देंगे और उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को भी हो जाएगी कि आज ये सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन में तुरंत उनको ज्वाइन करना अनिवार्यता उसके लिए कर दी गई है। अब कोई ऐसा आगे से केस नहीं आएगा कि एक बार HKRM में अगर उनका नाम सिलेक्ट हो गया तो ज्वाइन नहीं कराएंगे। अगर नहीं कराना होगा तो पहले से रिक्वेशन में बदल करके वो HKRM को सेम टाइम पर भेज देंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। जहां तक विदेश भेजने की बात है, HKRM को एक फॉरेन कंट्रीज का फॉरेन कॉर्पोरेशन के माध्यम से डिमांड की जो जानकारी मिली
उस जानकारी के आधार पर एचकेएम के पोर्टल को उपयोग किया गया और उपयोग करने में केवल उसमें रजिस्ट्रेशन जो है उस पोर्टल के माध्यम से की गई। चयन की प्रक्रिया जो इजराइल के लोग थे उनका और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उन लोगों के मिलकर के उनके चयन किए। 200 कुछ लोगों का चयन हुआ, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन चल रहा है। कुल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया 8,169 थे और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए अपीयर हुए 1909 हुए और जिनका सिलेक्शन हुआ 219 हुआ। तो 219 लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन करके और उनका 3 महीने का ट्रेनिंग का काल है वो होने के बाद फिर ही वो जाएंगे और जब जाएंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से इजराइल गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देने वाली है और अच्छी सैलरी है, 1 लाख से ऊपर की सैलरी है। उनकी इंश्योरेंस, उनकी बाकी चीजें सब करा करके दी जाएंगी, उसमें कहीं को कठिनाई नहीं। फिर उनको कहा है कि उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रैंकिंग में अब जो सिलेक्शन होगी वही उसमें दोबारा मिल पाएंगे। पहले वाला कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो भी एक सिलेक्शन लेटर था, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है डिपार्टमेंट ने करनी है, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। उनको प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं? उनको प्रायोरिटी जो पहले से रैंकिंग उस हिसाब से मिलेगी। अगर पहले सिलेक्ट हुआ तो अभी भी उनकी दोबारा डिमांड आएगी तो सिलेक्शन उन्हीं की होगी क्योंकि उनकी रैंकिंग हायर है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर शिकायत लिखित में दी जाती है तो इस पर कार्रवाई की जाती है, जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। तो लिख करके दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अनाप शनाप इस प्रकार से काम में नुक्ताचीनी करना और जो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एक विधि विधान उसका तरीका है। आखिर कोई भी चीज को खड़े होकर के इसमें ये हो गया, इसमें हो गया, कोई इनकी शिकायत है लिख करके दे, उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने में कोई दोषी मिल गया तो जरूर सजा देंगे और नहीं तो कोई ना कोई इनको भी अपने आप को उस चीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए। मैं बोलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे करनाल जिले के ये साथी हैं और शायद करनाल में इनका मेरे से ज्यादा इसलिए जाना होता होगा कि इनके पास तो अपना एक काम है जो करते हैं, मुझे तो सारे प्रदेश को देखना है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि करनाल के किसी काम में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो काम होते हैं निश्चित होते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ कामों की एक सूची है कि कौन सा काम स्मार्ट सिटी में होना होता है, कौन सा नहीं होना होता है। बाकी वहां के कारपोरेशन और वहां के जो सरकारी विभागों में काम होते हैं अपना करते हैं। अब ये अगर कहेंगे कि हर काम स्मार्ट सिटी में होता है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी का एक निश्चित काम है, स्मार्ट सिटी का एक निश्चित एजेंडा है, उनका एक निश्चित राशि है। हर काम स्मार्ट सिटी का उसमें स्मार्ट सिटी में से होता है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। अब उसे रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इस कार्य में सरकारी खर्च में 60 लाख रुपए की बचत की है। कुछ पुराना रिकॉर्ड जैसे कि माननीय पूर्व विधायकों का बायोडाटा पुराने समय के प्रश्नोत्तर उपलब्ध न होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने पंजाब विधानसभा हरियाणा की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस व अन्य विभागों से भी सहायता ली है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने करकमलों द्वारा इस वेबसाइट का उद्घाटन करें। आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कंवरपाल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय उपाध्यक्ष से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आकर के अपनी गर्ममयी उपस्थिति दें। पूरा डिजिटाइज पैसे बचा दिया आपने बहुत। नहीं, पूरा डिजिटाइज हो गया, एक बटन से कोई भी इंफॉर्मेशन, पुरानी इंफॉर्मेशन। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है विधानसभा का और डिजिटलाइज रूप में कभी भी इसको उपयोग किया जा सकता, देखा जा सकता है। वहीं मैं आज एक और घोषणा करना चाह रहा हूं कि अभी जैसे सरकारी विभागों में रेवेन्यू विभाग का डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम, ये मुझे याद है कि कैथल में सबसे पहले किया था और बाद में हर एक जिला केंद्र पर इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जा चुका है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य सभी विभागों का जो इस प्रकार का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम के नाते से
चाहे प्रदेश स्तर पर होगा चाहे जिला स्तर पर, ये सभी किया जाएगा। अगर इस बार के बजट में कोई उसका प्रावधान विभाग कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा खर्च आएगा, और नहीं तो जो अगला सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसके अंदर उसका सारा प्रावधान भी हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार कई काम कर रही है, जिसका लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तो कह दिया कि तमाम तरह की सुविधाएं जनता के हित में ही चलाई जा रही है और सरकार ये भी आश्वस्त कर रही है कि जनता को इसका लाभ मिले। यही कारण है कि अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये भी कह दिया कि अगर लिखित में शिकायत कोई भी करे तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान सौगात भी दी है। उन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची से आगे बढ़कर हम डेटा को अब ऑनलाइन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामकाज से भी काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।